तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज का टॉपिक प्लस टू साइंस के लिए टॉपिक का नेम है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले वर्ड एक नया आपके लिए आया है, वो क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वर्ड निकल कर आया है इंड्यूस्ड से। इंड्यूस्ड मीन्स जिसके अंदर कोई चीज पैदा हो। ओके, तो इंडक्टेंस किसे बोलते हैं बच्चा जी? इस चीज को बोलते हैं इंडक्टेंस। एक कॉइल सर्कुलर शेप में, कॉइल का टर्न्स ऐसे होना, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। जैसे आप सोलेनॉइड भी बोलते थे कि इसको अगर हम कनेक्ट कर दें किसी बैटरी के साथ तो क्या बन गया? ये सोलेनॉइड हो गया। सोलेनॉइड मींस बैटरी कनेक्टेड है, तो आप इसके अंदर अगर ये सर्किट क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो ये जो थिंग थी इसे हम बोलते हैं इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस है दो तरह की। ओके, एक तो है सेल्फ, एक है म्यूचुअल। सेल्फ का मतलब अपने आप से, अपने आप से। म्यूचुअल मीन्स साथ वाले से। अब याद रखना, म्यूचुअल मीन्स दो लोगों का म्यूचुअल कांटेक्ट। ओके, म्यूचुअल रिलेशन। तो ये जो म्यूचुअल वर्ड है वहां से निकल कर आया, साथ वाले से। ओके, तो अभी किसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस? मीन्स दो कॉइलें होंगी। तो सेल्फ मीन्स एक ही कॉइल होगी उसके अंदर। ओके, तो होगा क्या? चैप्टर का जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर क्या पढ़ा था? फ्लक्स में चेंज है तो करंट इंड्यूस होगा, करंट पैदा होगा। तो फ्लक्स में चेंज आई कैसे? उसके अंदर हमने पढ़ा था लेंस लॉ। तो लेंस लॉ के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर जो चीज इस फ्लक्स को चेंज करती है तो फ्लक्स की चेंज होने के कारण क्या होगा? एक ईएमआई, एक ईएमएफ पैदा होती है, एक वोल्टेज पैदा होती है। वो क्या? एक करंट पैदा करती है जो कि अपोज करती है किसको? इसी के चेंज को। ओके, तो लेंस लॉ ने हमें बोला था कि जो चीज इसमें चेंजेस ला रही है उसकी वजह से ये जो करंट पैदा हो रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन सच दैट होगी कि इस फ्लक्स की में जो चेंज आ रही थी उसको वो रोकने की कोशिश करेगी। तो ये पढ़ा था लेंस लॉ में। ओके, तो इसी चीज को इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर लगाना है आज। ओके, तो सेल्फ है, तो सेल्फ में क्या होगा? अभी बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी ये है एक स्टेबल। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक यहां पर वेरिएबल रेसिस्टर लगाना पड़ेगा। वेरिएबल रेसिस्टर लगा दिया तो वो क्या करेगा? करंट के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो अब क्या होगा? करंट में आया इंक्रीज या डिक्रीज। कैसे? पहले इंक्रीज में पढ़ लें। करंट में आएगा इंक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड में आएगा इंक्रीज तो एरिया तो कांस्टेंट है, तो ये किसके बराबर था? इसमें इंक्रीज तो इसमें इंक्रीज, फ्लक्स में इंक्रीज। अब फ्लक्स में इंक्रीज तो क्या होगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी किसके कारण? लेंस लॉ के कारण। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसी होगी? जो कि इसी को क्या करेगी? अपोज करेगी। ओके, अपोज कैसे करेगी? कि जो करंट अभी बढ़ रहा है उसको वो रोकने की कोशिश करेगी। तो देयरफॉर क्या ये कॉइल्स कैसे हैं? टर्न्स कैसे होंगी इसकी? अभी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही होगी ना, क्योंकि इंडक्टेंस जैसे भी था मैंने पढ़ाया था कि वो हमेशा कैसे होने चाहिए? टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज ही हम हमेशा कंसिडर करते हैं। तो देयरफॉर ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। पॉजिटिव है नॉर्थ, साउथ यहां पर नेगेटिव है तो साउथ। ओके, तो अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पैदा होगी तो यहां से निकलेगी बाहर, तो यहां से इस तरफ को आएगी ऐसे। ओके, तो अब इसकी वजह से क्या होगा? जब जब ये इंक्रीज हो रही थी दैट टाइम ईएमएफ भी इस सच दैट होगा, इसके अंदर ईएमएफ जो पैदा होगी वो सच दैट होगी कि वो जो करंट इसके अंदर से ये जो ऐसे जा रहा था बढ़कर, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। तो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है इस बैटरी से
तो अगर करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ ऐसी होगी जो कि इंड्यूस्ड करंट ऐसा पैदा करेगी जो कि इस करंट को क्या करेगी, अपोज। तो देयरफॉर एट दैट टाइम जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? डन। एक ही कॉइल के अंदर लगा तो सेल्फ आ गया। क्लियर है? समझ में आया बिल्कुल। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ा दें तो ये करंट की वैल्यू डिक्रीज, करंट की वैल्यू डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले से डिक्रीज, तो डिक्रीज तो फ्लक्स में चेंज, ईएमएफ ऐसे पैदा होगी जो कि इसी डिक्रीज को अपोज करेगी। तो एट दैट टाइम करंट जिस साइड को जा रहा था उसी साइड को ईएमएफ का करंट भी पैदा होगा। समझ में आई बात? क्लियर? तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, करंट इंक्रीज। अब ये करंट किसका है, इस बैटरी का। करंट में इंक्रीज है तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ से, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने पैदा किया वो क्या होगा, अपोज करेगा। ओके, किसको, इसको। और अगर ये डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट जो है यही ईएमएफ का वो क्या होगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन होगा, जिस साइड को ये है उसी साइड को। क्लियर? बात समझ में आई? चेंजेस को रोकना है तो ये सेल्फ के अंदर में आ गई। बात क्लियर? उसी के अंदर में एक ईएमएफ का पैदा होगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली पढ़ना है इसको। फिर तो मैथमेटिकली पढ़ेंगे तो वो अभी डेफिनेशन तो आप कर लोगे ना बेटा जी। तो अभी यहां से हमने जो पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस के मतलब से आप क्या समझे बच्चा जी? सेल्फ इंडक्टेंस में आप क्या पढ़ रहे हो कि सच दैट इन दिस केस इफ आर करंट इज चेंजिंग देयरफॉर दी क्या पैदा होगी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी क्रिएटेड इन सच अ डायरेक्शन दैट इट विल अपोज दैट करंट फ्लोइंग थ्रू इट विच इज क्रिएटिंग दैट flux, and through that flux we are having an induced EMF, and this induced EMF will always oppose the any change created in the flux। तो वो created किसने की थी फ्लक्स में चेंज, इस करंट ने, तो वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। ओके, अगर वो डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हुआ, डायरेक्शन तो यही है, करंट डिक्रीज हुआ, अब उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। समझ में आई बात? तो अब आप क्या समझोगे कि फ्लक्स को चेंज किसने किया, करंट ने। करंट ने किया फ्लक्स में चेंज। तो अब यहां पर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर यहां पर मैंने कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, तो उसको मैं बोलता हूं सेल्फ इंडक्टेंस, या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो अब L की वैल्यू क्या होगी, फाई अपॉन आई। अगर करंट की वैल्यू है 1 तो देयरफॉर ये जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के। ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगी। ओके, तो देयरफॉर एक और रिलेशन हमारे पास है, एल क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या थी, फ्लक्स ये थी हमारे पास। तो ये कहां से, ये जो हमारे पास फ्लक्स अपॉन आई था, तो ये अब हमारे पास कहां से आएगा, हमें क्या पता है, देखिए ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। तो यहां पर फाई की वैल्यू लिख दें तो क्या आएगा, एल आई बाई डी टी। तो एल एक कांस्टेंट है, उसको निकालिए बाहर, तो डी आई बाई डी टी किसके बराबर आएगा, ईएमएफ के। ओके, तो अभी यहां पर भी आप रिलेशन बना सकते हो, डेफिनेशन तो आप बना सकते हो। अभी आपको पूछे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, तो आप डेफिनेशन में लिख दोगे कि सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन वी आर हैविंग अ करंट इन दैट कॉइल इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहां से भी आप डेफिनेशन बनानी हो तो वो कैसे बनाओगे आप, अगर सेल्फ इंडक्टेंस हमारी किसके बराबर होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, 1। अपनी ओर से डेफिनेशंस बनाओ, आंसर आएंगे। क्लियर? डन है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, डेफिनेशंस भी हो गया, अभी यूनिट लिख दे कि अब एल का यूनिट क्या है। एल का बेटा जी यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट,
याद रखना आप, एल का यूनिट होता है हेनरी। तो एल 1 हेनरी के बराबर कब होगा, यहां से देख लें या यहां से देख लो, एल 1 हेनरी के बराबर होगा जब चेंज इन फ्लक्स, जब फ्लक्स कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, अब इसका यूनिट क्या है वेबर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 एम्पेयर, एट दैट टाइम फ्लक्स विल बी 1 हेनरी। तो यहां पर भी इसकी वैल्यू 1 हेनरी कब होगी, जब ईएमएफ कितनी होगी 1 वोल्ट, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो एट दैट टाइम ये किसके बराबर होगा 1 हेनरी के। क्लियर, डेफिनेशन ही तो है। ओके, तो डेफिनेशंस भी हो गई। अब इसके बाद करनी है इसका एक डेरिवेशन छोटी सी, कि सेल्फ इंडक्टेंस ये जो L है ये क्या होगी एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो इसका जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसके बाद करते हैं उस डेरिवेशन को। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड मींस कुछ ऐसा सोलेनॉइड है, ओके, और इसके टर्म्स कैसे हैं फिर से एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब फाइंड करनी है कि एल की वैल्यू होती क्या है, ये एल की वैल्यू। ओके, हमें पता है कि एल बेटा जी क्या होगा, पहले पढ़ा था हमने, वो क्या आएगा फाई अपॉन आई। ये हमें पता है कि फाई अपॉन आई होता है सेल्फ इंडक्टेंस, बट ये जो थिंग है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी और कैसे डिपेंड करेगी वो फाइंड करना भी जरूरी है। हमें इतनी बात का पता, अगर करंट हो तो इसका मतलब क्या, अगर जैसे नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली करंट भी तो बढ़ेगा। हमें पता है कि जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं तो करंट बढ़ता है, तो करंट के बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, देयरफॉर ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। ओके, ये हमारे पास है तो इसका मतलब बी है ए है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है और साथ में एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एरिया कितना होगा इन टर्म्स का। तो ऐसे चीज देखेंगे हम कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है वो फाइंड करना इस टॉपिक के अंदर। क्लियर, तो क्या होगा, हमें पता है कि जब ऐसा केस हो तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी कुछ अंदर से ऐसे और बाहर से कुछ ऐसे। ओके, अंदर से फिर से ऐसे और बाहर से कुछ ऐसे। क्लियर, तो हमने फाइंड भी किया था और एक ऐसा केस हमने 3rd यूनिट के अंदर पढ़ा भी था, और जिसके ऊपर जब हम बच्चा जी एम्पेयर सर्किट लगाते थे तो वहां पर हमें पता चला था B.L पढ़ा, याद है कुछ, B.dl था छोटी लेंथ के लिए, तो वो क्या था म्यू नॉट N इंटू I। तो ये हमने पढ़ा था वहां पर, कुछ याद है आपको बच्चा जी, ये केस हमने पढ़ी थी। तो उसी के अकॉर्डिंगली अभी ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आनी थी। ओके, और अगर पूरी लेंथ हो तो यहां पर आ जाना था L पूरी लेंथ के लिए। ओके, तो ये डॉट था इन दोनों के बीच में, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जिस साइड को उसी साइड को लेंथ, तो देयरफॉर अभी यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो लेंथ भी किसकी, इसी की ये छोटी सी लेंथ। ओके, याद है कुछ, अभी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है तो ये डॉट है, तो डॉट मींस कॉज होगा कंपोनेंट, तो कॉज इसका मतलब क्या होगा, अगर 90 वाला केस ले तो कॉज 90 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0, तो वो तो होना नहीं चाहिए, तो देयरफॉर हम कौन सा केस लेकर चलेंगे कॉज 0 डिग्री वाला। तो अब एंगल किस किस के अंदर है बी और एल, तो बी तो देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो एल भी क्या होगा उसी साइड को, उसी मैग्नेटिक फील्ड का छोटा सा कंपोनेंट, तो लेंथ उसी की, ये एल हो गया। ओके, तो ये हमारे पास एल है, छोटी सी डीएल है, और पूरी एल क्या होगी, इसकी पूरी पूरी लेंथ एल। याद है कुछ, एक सोलेनॉइड हो और उसी सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और वहां पर ही हम अक्वायर कर पाते हैं। पास वाली जगह पर जो बाकी जगह होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, देयरफॉर हम उसे कंसीडर नहीं करते थे। याद है, ओके, तो अब क्या हो गया, तो देयरफॉर सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो अब क्या होगा, यहां से दोनों के बीच में अभी पूरा पूरा लगा दिया, तो cos 0 है, मींस bl हो गया, म्यू नॉट n इंटू आई हो गया,
तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन एल। और यहां पर आप एक बात को याद रखना बच्चे, समझ कर रखना कि दो थिंग्स यूज होंगी लगातार म्यूचुअल वाले केस में। एक है स्मॉल एन, एक है कैपिटल एन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां पर क्या आएगा, ये पूरा टोटल वाला बड़े वाला एन, ओके। और इन दोनों के बीच में आपसी रिलेशन क्या है, यूनिट लेंथ के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कितने, इतने। पूरी लेंथ के ऊपर कितने होंगे, इतने, ओके। एक छोटी सी लेंथ, यूनिट लेंथ मीन्स मान लो इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर के ऊपर होंगे इतने, तो टोटल n मीन्स सारे कितने होंगे, n इंटू 10। अब ये टोटल आ जाएंगे, ओके। तो देयरफॉर n इंटू एल, तो यहां पर ये कैपिटल N किसके बराबर होता है, n इंटू एल। याद रखना इस बात को आप, और ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ओके। तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। तो करंट ने पैदा की क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या पैदा होगी, फ्लक्स। यहां पर पहुंचना है तो फ्लक्स क्या आएगी, B इंटू ए, ओके। तो B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन एल, साथ में A क्या है, एरिया। अब इसका एरिया उसको हम A ही लिख लें। वैसे अगर जो एरिया होगा ये सर्कुलर शेप में होगा तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। इसका जो रेडियस हमें गिवन होगा वो हम क्वेश्चन में कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर एरिया आ गया साथ में, तो फ्लक्स आ चुकी है। अब ये फ्लक्स एक टर्न की है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं देखा जाए ना। हमें पता है फ्लक्स पढ़ा था, याद है कुछ, जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था स्टार्टिंग पे मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो, उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तो देयरफॉर फ्लक्स भी क्या होगी, n टाइम्स बढ़ेगी। तो ये तो हमारे पास n जो था ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का था। अब टोटल फ्लक्स क्या आएगी वो देखा जाए, टोटल फ्लक्स तो वो होगी म्यू नॉट एन आई ए, साथ में एक और n अपॉन एल। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने, n है, तो देयरफॉर n साथ में एक और आ गया। क्लियर बात समझ में आई। यहां से इसको कैसे स्टेप बना समझ रखना। ये किसके लिए था, 1 टर्न के लिए। अब ये किसके लिए है, n टर्न के लिए, ओके। तो वो हमारे पास बन गया है। अब फ्लक्स आ गई जी, तो फ्लक्स आ गई तो अब क्या होगा, ये आ गया तो L चाहिए, तो L आई इंटू फ्लक्स है। इसी से देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फ्लक्स इक्वल्स टू L इंटू आई। तो ये हमारे पास है, तो L इंटू आई, यहां से लिखो फ्लक्स की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ए एन अपॉन एल, आई के साथ आई गया, तो L की वैल्यू क्या आ गई, अब यहां से म्यू नॉट एन ए एन अपॉन एल, म्यू नॉट एन ए एन अपॉन एल। अब एन एन 2 बार है तो क्या आएगा, एन स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमारे पास बन गया। अब इसका मतलब किसी लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, म्यू नॉट मींस एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ओके। कि फ्री स्पेस में है या क्या है, इसके अंदर फ्री स्पेस है, एयर है या क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर के साथ ए, एरिया कितना होगा इसके अंदर, और एल इसकी लेंथ क्या है। और अगर इसके अंदर कोई कोर हो और जिसकी बचा जी उसकी अगर परमेबिलिटी अपनी होगी, अगर कोई मटेरियल हो तो उसकी परमेबिलिटी, उसके लिए हम म्यू यूज करेंगे। तो हमें रिलेशन क्या पता है कि म्यू आर, या जिसे हम बोलते थे के, वो क्या होगा, किसके अंदर बेटर होगी, इसके अंदर या इसके अंदर, म्यू के अंदर। तो म्यू नॉट नीचे आ गया, तो यहां से आप म्यू फाइंड कर सकते हो, वो क्या है, के इंटू म्यू नॉट। तो अगर मटेरियल होगा तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाला रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो वो साथ में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर ये बन जाएगा। पहले स्टेप में ये आ गया। अगर मटेरियल हो तो L आएगा म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन
आई नहीं आएगा, ए एन स्क्वायर है, साथ में आ गया के अपॉन एल। तो यहां से क्या पढ़ोगे आप, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेल्फ इंडक्टेंस। तो नीचे एल जो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एल थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख देता हूं यहां पर, अभी आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो डन है, तो ये रिलेशन हो गया। अब इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लेने। अब इसके बाद क्या होगा कि इंडक्टेंस अगर आपको किसी क्वेश्चन में आए और वो बहुत सारे अमाउंट में हो, एक दो ही नहीं, एक ही नहीं होगा तो बहुत सारे होंगे, तो एट दैट टाइम आप टोटल इंडक्टेंस कैसे फाइंड करोगे? स्क्रीनशॉट दीजिए इसका, आप जल्दी से मैं बताता हूं। डन। सो सच केसेस में क्या होगा, आप कैसे करोगे? अगर वो सीरीज में हो, जैसे ऐसे 1 2 3, तो ऐसे हैं अगर वो, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? एक ये हो गया L1 L2 L3, तो जैसे अब ये यहां पर कनेक्टेड है L1 L2 L3, ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है। तो सीरीज में बेटा जी क्या चीज होती है? जो ये EMF थी हमारे पास, मान लो इसकी EMF E है, वो क्या होगी? यहां पर E1 E2 और यहां पर E3 ऐसे होगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ब्रेक होती है। तो टोटल EMF जो बैटरी की होगी वो होगी E1 प्लस E2 प्लस E3, अगर 3 कनेक्टेड है ऐसे। तो इसके लिए क्या होगा? रिलेशन हमें पता है, वो क्या है? -N di/dt पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। d/dt से L बाहर निकला, di/dt अंदर आ गया। तो यहां पर इसके लिए क्या होगा? अब ये पूरे के लिए था, इसके लिए तो इसको मैंने टोटल लिख दिया, सारे के लिए पूरा TLT लिख दिया। और इसके लिए क्या होगा? L1 और साथ में क्या आएगा? di/dt। अब करंट सेम है तो चेंजेस सेम आएगी, तो जो di/dt यहां पर था वही यहां पर होगा, क्योंकि करंट तो सेम है, रेट ऑफ चेंज भी सभी में सेम होगा। तो दूसरे के लिए L2 di/dt नेगेटिव है, तो यहां पर भी क्या होगा? नेगेटिव। यहां पर भी क्या होगा? नेगेटिव। और यहां पर भी क्या होगा? L3 di/dt। di/dt इधर पूरा है, इकट्ठा कॉमन कर दे, इसके साथ कट हो जाएगा, तो क्या रह गया? LT यहां पर क्या होगा? -L1 -L2 -L3, तो LT क्या होगा? माइनस भी निकाल दो कॉमन, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये कॉम्बिनेशन किसके प्रोपोर्शनल आएगा पूरा बेटा? सीरीज में रेसिस्टर भी ऐसे कनेक्टेड थे, तो ये भी ऐसे ही कनेक्टेड है। क्लियर? डन। तो अगर पैरेलल में हो, तो बेटा ये एट दैट टाइम क्या होगा? जैसे अभी ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, अभी ये यहां पर ऐसे कनेक्टेड है, तो यहां पर कैसे होगा? ये L1 हो गया, L2, ये L3, और यहां पर ये EMF है। तो यहां पर करंट ब्रेक होगा। ओके, इस केस में करंट ब्रेक होगा, तो देयरफॉर इसी से बनाए करंट ब्रेक, तो क्या होगा? ये बड़ी चीज, तो वो आएगा हमारे पास di/dt पूरा। अभी di/dt पूरे के लिए है, टोटल के लिए है। ओके, वो क्या होगा? पहले में करंट क्या होगा? पहले में करंट की चेंज माइनस di1/dt। ओके, यहां पर ये माइनस आप यहां पर ना लगाएं, उसके साथ लगाएंगे हम, ठीक है। दूसरे के लिए di/dt, तीसरे के लिए di3/dt। ओके, अब करंट भी क्या, यहां पर जो करंट आएगा टाइम के साथ, इसमें कोई और, इसमें कोई और, इसमें कोई और, डिपेंडेंट के L1 L2 L3 की वैल्यू क्या होगी? जो करंट है तो क्या होता है? सेम नहीं फ्लो करता पैरेलल केसेस में। तो यही केस हमने लिया, ये चीज को मैंने यूज कर लिया यहां पर। जैसे यहां पर मैंने इसको यूज किया था, अब यहां पर इसको यूज किया, क्योंकि करंट सेम नहीं रहता है। तो यहां पर क्या होगा? ये इसके नीचे चला गया। टोटल के लिए करेंगे तो ये टोटल बन गया था, तो यहां पर क्या आएगा? ये टोटल EMF, तो वो क्या होगी? ET अपॉन क्या होगी? L, ये इधर आया था, अभी पूरी की पूरे के लिए, तो वो LT आ गया। हो गया? ठीक है।
यहां पर आएगा साथ में नेगेटिव भी, और यहां पर क्या होगा E1 अपॉन LT L1 पहले के लिए, यहां पर E2 अपॉन L2 और यहां पर E3 अपॉन L3। नेगेटिव नेगेटिव क्यों है यार, समझ में आ गया, ये यहां आपका नेगेटिव मैंने हर एक के अंदर लिख दिया। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो देयरफॉर जितना ET है उतनी इसके पास, उतनी इसके पास, उतनी इसके पास, देयरफॉर I1 I2 I3, ये जो E1 E2 E3 है ये किसके बराबर होगा, ET के बराबर ही होगा। तो यहां से इसको, ये भी ET होगा, ये भी ET, ये भी ET, कॉमन निकालो, ET के साथ कैंसल आउट, तो माइनस माइनस भी साथ में बाहर निकाल दो, वो भी कैंसल आउट, तो क्या रहेगा 1 अपॉन LT इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको बच्चा जी भी यहां पर। तो पैरेलल में कैसे ये कॉम्बिनेशन ऐड होते हैं इंडक्टर के, वो भी कर दिया हमने। अब एक और चीज जो रिटेन मेमोरी के साथ लिखा गया है बुक में, उसको भी आप समझे, वो क्या कि ये जो इंडक्टर होते हैं इन सभी की कोई ना कोई रेसिस्टेंस की वैल्यू तो होती ही है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट की रेसिस्टिविटी की वैल्यू होती है। तो रेसिस्टिविटी है तो उसका एरिया और लेंथ वगैरह भी होगी उस मटेरियल की, तो देयरफॉर रेसिस्टेंस भी होगी। सो देयरफॉर हर, क्योंकि कोई भी मटेरियल होगा तो वो किससे बना हुआ, किसी वायर से बना होगा, तो ये वायर है उसकी रेसिस्टेंस तो होती ही है, कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी पे डिपेंड है। कॉपर की है तो रेसिस्टिविटी ठीक ठाक है, बिल्कुल लेस है, सिल्वर है तो और भी लेस है, तो रेसिस्टेंस भी बहुत लेस है। सो देयरफॉर अगर इंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी तो होगी ही होगी, रेसिस्टेंस तो होगी ही होगी। बट जो हमारे पास रेसिस्टर होते हैं उनकी इंडक्टेंस की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी, उनकी वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी। नहीं भी वाला केस में कैसे लिखेंगे हम, कैसे समझेंगे उसको, जिस भी रेसिस्टर की, जिस भी जो भी हमारे पास रेसिस्टर होगा, अगर उसकी इंडक्टेंस नहीं है, उसकी इंडक्टेंस नहीं आएगी उसमें, अंदर ये जो फिनोमिना हम लगा रहे थे ये नहीं लगेंगे, अपोजिशन वाला केस, तो उन सभी रेसिस्टर को हम बोलेंगे नॉन इंडक्टिव रेसिस्टर्स। मींस जिनकी रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस जिनके इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं होती है। तो वो कौन से रेसिस्टर होते हैं बच्चा जी, वो अभी हमें पढ़ने पड़ेंगे यहां पर। ओके, तो ये नहीं भी लिखा है, ठीक है, नहीं भी, नहीं भी। तो उन केसेस के लिए क्या करेंगे हम, वो केस कैसे समझाऊंगा मैं आपको, अभी वो दिखाता हूं। तो इसको भी हम अभी इरेज कर देता हूं। जैसे रेसिस्टर है बट इसी शेप में है, बट उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं है, तो वो कैसे होगा। मेरे पास है एक बैटरी, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ओके, तो कुछ ऐसे जा रहा है, तो अभी आपको लगेगा अच्छा जी ऐसे कॉइल जाएंगे तो टर्न्स लगेंगी तो इंडक्टेंस तो आएगी आएगी, बट नहीं बचा। कैसे, अब ये दोनों ही वायर्स ऐसे जाकर मैंने इकट्ठी कर दी, ओके, तो ऐसे हैं अभी ये वायर सभी के सभी, ओके, तो साथ में ये भी जाएगा, ऐसे। अब ये टर्न्स जैसे उसके थे वैसे ही इसके हैं, कॉइल की शेप में हो गया, बट करंट यहां से आएगा, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ऐसे, और यहां से भी ऐसे, ओके, बट यहां से इस तरफ को वापस आ रहा है, हो गया, तो यहां से वापस इस तरफ को, तो यहां से वापस इस तरफ को, यहां से वापस इस तरफ को, तो साथ में एक टर्न ऐसे है और एक टर्न ऐसे है करंट की, तो एक बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस साइड को जाते वक्त ऐसे, तो दूसरा बनाएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कैंसल आउट। जैसे हमने पढ़ा था कहां पर, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता हो, तो कैसे वहां पर, कहां पर वो कैंसल आउट होते थे, इफेक्ट पढ़ा था, याद है,
करंट अगर सेम साइड को फ्लो करता हो, जैसे इसके अंदर ऐसे है और दूसरे में भी ऐसे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, दूसरे के भी ऐसे हो गई। ओके, तो बीच में कैंसिल आउट हो गया, तो बाहर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे है, एक करंट इस साइड को, दूसरा करंट है इस साइड को। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहां पर बनी, ऐसे, तो दूसरे की भी यहां से ऐसे, तो देयरफॉर अंदर जो जगह है वहां पर तो बनेगी कुछ ना कुछ, बट ये जो टर्न्स के बीच में जो जगह ऐसे ऐसे वाली होगी वहां पर कुछ भी नहीं आएगा। तो करंट क्या है, इन दोनों के बीच की जो जगह, ये जो जगह होगी यहां पर तो कुछ ना कुछ बनेगा, बट हमें क्या चाहिए, इन कॉइल्स के जो एरिया है वहां पर आए, बट वहां पर कुछ भी नहीं आएगा। कॉइल्स के बीच का जो एरिया वहां पर आनी चाहिए, बट वहां पर नहीं आएगा। दो कॉइल्स के जो अंदर की जो स्पेसिंग जो साथ साथ चल रही है वहां पर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, बट इस जगह पर नहीं आएगी जो एरिया है। तो अगर वहां पर नहीं आई तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई तो फ्लक्स नहीं आई, फ्लक्स में चेंजेस नहीं आई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हुआ तो एल का आने का मतलब कुछ बनता ही नहीं है। क्लियर? तो ये केस को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस। क्लियर? करो इसको खत्म, म्यूचुअल स्टार्ट करते हैं इसके बाद, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी आप जल्दी से। सो नेक्स्ट बच्चा जी हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी म्यूचुअल को समझिए कैसे, तो म्यूचुअल वर्ड में क्या आएगा, एक हमारे पास कॉइल है कोई, ये टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसमें चेंजेस करंट में लानी बहुत जरूरी है। करंट में चेंजेस आएगी तभी सेल्फ बढ़ेगी, तो सेल्फ बढ़ेगी तो तभी म्यूचुअल आएगी आगे। ओके, तो यहां पर एक और कॉइल इसके पास मैंने रख दी, तो कुछ याद आया ये केसेस कौन से थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 10th में, +2 में भी अभी पढ़ चुके हैं हम इसको। तो वही चीज म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो वहां पर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर का प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो इंडक्टर की आपस में म्यूचुअलनेस। तो वो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से करंट इसमें इंड्यूस होता था। अब कैसे होगा वो फिर से समझ लीजिए, कर तो आप बहुत बार चुके हैं, फिर भी समझिए वो क्या। करंट जैसे स्विच को ऑन किया, अभी करंट वेरिंग होगा तभी बचाई चेंजेस आएगी, याद रखना बात आप। जैसे स्विच को ऑन किया तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ा तो ये पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न्स है, तो ये नॉर्थ ये साउथ आ जाएगा। ओके, तो करंट बढ़ा तो इसके अंदर क्या होगा, अभी गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन देगा, कोई ना कोई देगा कि नहीं देगा, देगा। ओके, तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इस करंट की वजह से क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी के अंदर क्या पैदा हुई, फ्लक्स पैदा हुई। फ्लक्स की चेंजेस के कारण इसी के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस पैदा हुई, वो हमने पढ़ा था पहले। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड अब ये उसके पास है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी जाएगी, तो इसके अंदर भी जाएगी, तो इसका एरिया तो है, तो जब वो इसके अंदर से पैदा पास होगी तो ये फ्लक्स पैदा होगी, क्योंकि एरिया भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तो फ्लक्स भी आएगी। तो अब जो फ्लक्स पैदा हुई वो फ्लक्स किसने पैदा की, इसी के करंट ने इसको पैदा किया फ्लक्स को, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी जो कि इसी के फ्लक्स को अपोज करेगी। इसी के फ्लक्स को अपोज करने का मतलब जिसे इस फ्लक्स को जिसने बनाया था, तो इस फ्लक्स को बनाया था इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बनाया था इस करंट ने। सो देयरफॉर जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी वो इसी के करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो क्लियर, तो करंट कुछ ऐसे आ रहा था, अभी इसी को अपोज करने का मतलब क्या, नॉर्थ है साउथ है, तो यहां पर क्या आएगा, बोलिए जल्दी से, कि ये ना हो सके, इससे दूर भी जाने की कोशिश कर सकता है, तो किसी भी तरह से इसको रोकना है ना। तो अभी करंट के लिए पढ़ेंगे, तो करंट के लिए पढ़ा तो ये ऐसे गया करंट, तो इसको अपोज करना है। अब ऐसे था तो अपोज करना मीन्स इससे, जैसे ये करंट था इसको ऑपोजिटली, तो करंट होगा कुछ इस तरह से, हो गया। करंट जैसे ये था इसको अपोज करना है, इस करंट को अपोज करेगा, इससे ऑपोजिटली जाएगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट हुआ।
अब ये ऐसे हुआ तो इसका मतलब यहां से डिफ्लेक्शन इस साइड को, तो जिस साइड को डिफ्लेक्शन होती थी उस साइड को क्या था, अब यहां से डिफ्लेक्शन इस साइड को आई है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, तो ये साउथ होगा। पढ़ा था ये भी केस मैंने समझाया, डिफ्लेक्शन जिस साइड को वो नॉर्थ ही मानकर चलो, उसे आप समझना। डायरेक्शन कैसी है इनकी कॉइल्स की, एंटी क्लॉकवाइज है मूवमेंट की हुई, तो ये नॉर्थ ये साउथ। वैसे भी तो ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, तो दूर कैसे जाएगा, अगर दोनों साउथ साउथ होंगे तभी दूर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास ना हो, अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मेरे अंदर से पास ना करो, पास नहीं होगी कैसे, अगर ये दूर जाएगा तो इसका मतलब फ्लक्स को अपोज कर रहा है। तो या तो करंट के जरिए पढ़ लो, या इसके जरिए पढ़ लो, जैसे भी पढ़ोगे आपकी मर्जी, समझ आएगा, अच्छा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। क्लियर? साउथ है तो जिसकी और ये नॉर्थ। कैसे ये बना, फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार जल्दी से। करंट को बनाया, इस करंट जैसे ऑन किया, इस करंट को, अभी उसके बाद डिफ्लेक्शन फिर से वापस आ जाएगी 10th प्लेस सेम चीज, 10th क्लास के जैसे। तो यहां से करंट गया, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, उसी मैग्नेटिक फील्ड के पास ये था तो उसे बोला म्यूचुअल, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आई, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका एरिया है, तो इसके एरिया से भी फ्लक्स आ गई, तो फ्लक्स के आने से वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फ्लक्स को अपोज करेगी कि ये फ्लक्स ना आए, तो इसका मतलब वो इस साउथ से दूर जाने की कोशिश करेगा कि ना आए फ्लक्स। ओके, जब आप लेंस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़े तो वो क्या करेगा कि जो फ्लक्स आई थी इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस फ्लक्स को अपोज करेगी। इस फ्लक्स को अपोज करने का मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का मतलब इस करंट को अपोज करेगी। तो देयरफॉर करंट अगर ऐसे क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो डायरेक्शन यहां से इस साइड को तो निडल, इस साइड को, जिस साइड को निडल वो क्या है, नॉर्थ है भाई। तो क्लियर? तो ये हुई म्यूचुअल, इसके करंट की वजह से इसके अंदर। तो अब क्या करोगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने क्या पढ़ा, फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज डेवलप्ड इन द नेबरिंग कॉइल, ओके, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द एनी चेंज विच इज प्रोड्यूसिंग इन इट्स नेबरिंग कॉइल। अब इसके अंदर जो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, जो उसके नेबरिंग कॉइल जिसके अंदर करंट था, उसके करंट को वो हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर, डन। तो ये अगर हो गया, अब फिर से उसी को पढ़ लें, क्या था, ये पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स m इंटू आई, डन। m की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स अपॉन आई, इसका यूनिट फिर से हेनरी ही है क्योंकि इंडक्टेंस ही तो है। इसकी वैल्यू 1 वेबर, इसकी वैल्यू 1 एम्पेयर, तो इसकी वैल्यू 1 हेनरी होगी। हो गया कि ये केस भी ऐसा ही में है सारा कुछ। तो दूसरा है हमारे पास इसी से ही ईएमएफ डी बाई डी टी। फाई क्या था, एम आई था, एम आई रखा तो एम कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी टी हो गया। इसकी वैल्यू 1 हेनरी कब होगी, अगर इसके चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 वोल्ट एट दैट टाइम। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी, 1 हेनरी। क्लियर, डन, समझ में आ गया। तो ये चेंजेस हो गए। अब इसके अंदर एक और बहुत अच्छी बात है जो आपको पढ़नी पड़ेगी बच्चा जी, वो क्या, और अच्छा अगर बच्चा यहां पर अभी करंट मैं इसको ऑफ कर दूं तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये इस साइड को होना चाहिए, तो कैसे आएगा, देखिए जैसे इसको ऑफ किया तो करंट का लेवल कम हो गया, करंट का लेवल कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई तो फ्लक्स साथ वाली कॉइल, यही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाएगी, तो वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एरिया तो सेम है, फ्लक्स कम हो गई, फ्लक्स में डिक्रीज आ गया, तो डिक्रीज आने का मतलब फ्लक्स को अपोज करेगा। अभी डिक्रीज आ रहा है तो वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरह से पैदा होगी कि वो इसके जो डिक्रीज आ रहा था वो इंक्रीज कराने की कोशिश करे, जो इससे अपोज करना है फ्लक्स से। तो अगर डिक्रीज आ रहा है तो इसको इंक्रीज करने की वो कोशिश करेगा, तो इंक्रीज करने की कोशिश मींस व्हाट, जिस साइड को ये करंट था उसी साइड को जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्लॉकवाइज था तो वो क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्लॉकवाइज जाएगा तो ये इस साइड आएगी, तो जिस साइड को डायरेक्शन थी उसी साइड को डायरेक्शन हुई, तो फ्लक्स में
डिक्रीज से इंक्रीज आने की कोशिश मीन्स वो इसके पास आने की कोशिश करेगा, तो ये साउथ है तो यहां पर नॉर्थ हो जाएगा एट दैट टाइम, तो वहां पर क्या हो जाएगा साउथ रे बाबा। क्लियर, समझ में आ गया जी? ओके, तो ये भी हो गया। अब ओरिएंटेशन है कि बच्चा जी वर्ड, देखो पिछले केस में हमने जो पढ़ा था नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर एल किसके ऊपर डिपेंड करता था, नंबर ऑफ टर्न्स पे पढ़ा था, लास्ट पे पढ़ा था। लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ क्या थी इंडक्टर की, ओके। और थर्ड थी हमारे पास कि इसके अंदर एक हमने पढ़ा था, याद करो कुछ, म्यू नॉट था, एन स्क्वायर एरिया अपॉन एल था। इसकी ये थिंग्स थी जो हमारे पास आई, एक ये चीज थी नंबर ऑफ टर्न्स, एक एरिया, एक लेंथ, और एक इसके बीच में क्या कोई हमारे पास कोर पड़ी है या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी आएगी केस, या फिर हमारे पास फ्री स्पेस है इसके अंदर, तो फ्री स्पेस के लिए ये आ गया। तो अगर कोई मटेरियल हो तो के साथ में लग जाता था। तो इस केस में ये थिंग्स तो होंगी ही होंगी, साथ में एक और चीज है कि और किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो क्या है, ओरिएंटेशन, कि दोनों कॉइल्स जो है वो कैसे प्लेस्ड है। सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल इंडक्टेंस, सबसे बेस्ट आएगी कैसे, अगर ऐसे टर्न्स है तो दूसरी जो है वो भी इसी के अंदर, इसी के ऊपर ऐसे ही टर्न्स है। इससे भी बेटर कब, जब इसके अंदर कोई मटेरियल होगा। अगर मटेरियल इसके अंदर आ गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे, अगर वो आ गया सबसे बेस्ट, इसको हटा दिया, मटेरियल को इसके अंदर से निकाल दिया, तो उससे कम बेस्ट मींस कपलिंग सबसे अच्छी इस केस में होगी। मटेरियल को बाहर निकाल दोगे फिर वो वाला केस। थर्ड और अच्छी कैसे होगी, जैसे ये पढ़ी है। और सबसे मिनिमम कपलिंग कैसे होगी, जब एक ऐसे है और दूसरा, अभी एक ऐसे हो गया तो दूसरा है हमारे पास ऐसे, तो इस केस में सबसे लीस्ट है। क्यों है बताने की जरूरत आई थिंक मुझे पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां से कुछ इस साइड को पैदा होगी और ये यहां से कॉइल ऐसे कनेक्टेड है, तो एरिया इस साइड को है, एरिया ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, कॉस थीटा था, याद है 90। तो फ्लक्स क्या हो गई, बी ए कॉस 90, इसकी वैल्यू 0, तो फ्लक्स 0, फ्लक्स में चेंज नहीं, तो बाया फ्लक्स में चेंज नहीं है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगी ना। तो ये केस सबसे बेस्ट है कपलिंग के लिए। 4 केस पढ़ लिए, मटेरियल है सबसे बेस्ट, मटेरियल नहीं है ऐसे कपलिंग है तो ठीक, सेकंड नंबर। थर्ड केस ये हो गया, और ये भी देखना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जितना पास पास होगा उतना बेस्ट होगा कपलिंग के लिए, और सबसे लीस्ट है ये। क्लियर, ओरिएंटेशन हो गई, शेप हो गई, ये केसेस हो गई, ये सभी थिंग्स इंक्लूड करके चलना, दिमाग में रखकर चलना। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक हमारे पास डेरिवेशन बाकी है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, तो वो पढ़ेंगे अभी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका जल्दी से। सो नेक्स्ट है बच्चा जी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। मींस एक्सिस दोनों का क्या है, एक सेम है, एक ही एक्सिस है दोनों का, जिसके पास वाली, जिसके ऊपर जो ये टर्न्स जो है वो किए गए हैं, एक ही एक्सिस के ऊपर ये टर्न्स किए गए हैं, कॉइल्स वाउंड अप की गई हैं। तो ओके, अब करेंगे क्या, देखो पिछले केस में हमने करा कि एक ही कॉइल थी हमारी, उसी के ऊपर हमने करंट पास करवाया था और उसी के अंदर हमने ईएमएफ इंड्यूस की थी। अब क्या होगा, म्यूचुअल वाला केस है, पास वाली में करंट होगा और दूसरी वाली में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसकी वजह से एम की वैल्यू हम जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो पढ़ना है इसमें, जैसे सेल्फ वाले में हमने किया था। अब क्या है, मान लिया जाए इस केस में कि S2 एक सोलेनॉइड है, जो कि कौन सा है, ये रेड कलर वाली जो वाइंड अप की गई है कॉइल्स, और S1 एक और सोलेनॉइड है ब्लैक वाला जो इसके अंदर है। मींस एक कॉइल ऐसे है, इतने टर्न्स हैं उसके,
कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके अंदर एक और छोटी छोटी कॉइल्स है। ओके, एक ये जो कॉइल है ये उसके बहुत सारे छोटे छोटे टर्न्स इसके अंदर है। क्लियर, बात समझ में आई। तो अब क्या है, इसके जो टर्न्स होंगे उसे आप लिख लो, इस वाले के टर्न लिख लो n, ओके n1, और जो ये वाला है इसके टर्न्स लिख लो आप n2। और याद रखना n2 किसके बराबर है, n2l के। ओके, और n1 किसके बराबर है, n1l के। दोनों की लेंथ, थोड़ा इसको आसान करने के कारण दोनों की लेंथ हमने मान ली सेम l ही है, दोनों की लेंथ एक जितनी है। बट रेडियस के केस में ये वाली टर्न जो है इसके रेडियस बहुत ज्यादा है और इस ब्लैक वाली का रेडियस बहुत कम है। ओके, सो देयरफॉर एरिया ब्लैक वाले का कम है, रेड वाले का ज्यादा है। और ये ऐसे टर्न अप किए गए हैं, ऐसे इनकी कपलिंग की गई है, तो ये सबसे बेस्ट केस है या उससे थोड़ा कम वाला। अगर इसके अंदर मटेरियल रख दिया जाता तो ये सबसे बेस्ट होता, अब उससे थोड़ा सा कम है, बट जो हमने पिछला म्यूचुअल पढ़ा था उससे बेटर है। ओके, इसमें कपलिंग अच्छी हो रही है। ओके, तो अब करेंगे स्टार्ट। तो करेंगे कैसे, स्टेट किया गया अभी यहां से ये जो हमारे पास करंट है ये पैदा करेगा ईएमएफ। ओके, इंड्यूस करंट पैदा करवाएगा इसके अंदर। तो कैसे होगा पहले कर लें कि हमें पता था क्या, ये होगी m इंटू आई। करंट कौन सा है, I2 है। फ्लक्स किसमें इंड्यूस होगी, इसमें भी होगी, बट अभी म्यूचुअल है तो इसमें दूसरी में करेंगे तो वो 1 वाले में। ओके, इसकी करंट की वजह से, दूसरे सोलेनॉइड के करंट की वजह से पहले वाले सोलेनॉइड के अंदर फ्लक्स का चेंज होना, तो इसकी वजह से इसमें चेंज हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आई पहले वाले में ड्यू टू सेकंड वाले के कारण। पहले जिसमें आई उसको पहले लिखिए, जिसकी वजह से आई उसको बाद में लिखा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, ये केस हो गया। स्टार्ट करें फिर से वैसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्टार्ट किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एल म्यू नॉट N इंटू आई हो गया। अभी B की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट N इंटू आई, साथ में अपॉन L आ गया। L दोनों का सेम है तो L आ गया। करंट कौन सा है, 2 की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो पैदा हुई वो किसने की, इसी ने, दूसरी वाली ने। ओके, दूसरे सोलेनॉइड का करंट है तो दूसरी वाली ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। वो यही मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर से पास हो रही है, इस वाली कॉइल के अंदर से। ओके, याद रखो ये जो पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड अभी यहां से ऐसे जा रही है तो देयरफॉर ये एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ। ओके, रेड वाले का ये एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ, ये एक्ट करेगा एज अ साउथ। ओके, तो ये जो एक्ट किया एज अ नॉर्थ, इसके ये पूरी जगह से, इस वाले केस से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। बट इस सारी मैग्नेटिक फील्ड में से जो फ्लक्स पहले वाले में इंड्यूस होगी वो क्या होगी, जो फ्लक्स पहले वाले में पैदा होगी वो होगी हमारे पास, पहले वाले इसमें जो आएगी वो होगी हमारे पास B इंटू ए, B इंटू ए। अब ये एरिया किसका है, पहले का, बट उसका एरिया कितना है, ये जो ब्लैक वाले के अंदर है। देयरफॉर ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन ये पास नहीं होगी, 2 ही पास हो रही हैं। याद रखना इस बात को कि उसके एरिया के अंदर से कितनी पास हो रही है। पैदा तो उसने ये सारी कॉइल के अंदर की, बट पास किसके अंदर से हुई, जो ये एरिया है इसके अंदर से जितनी पास हुई वही कंसिडर की जाएंगी। ओके, उसी ने इसके अंदर फ्लक्स, जो ब्लैक वाली है ये सोलेनॉइड 1 है, उसके अंदर फ्लक्स चेंज की। ओके, हुई तो बहुत सारी पास, बट इसके एरिया से बस ये 2 ही गई तो उसी ने पास करवाई है। ओके, तो वही उसका एरिया लेकर चलेंगे। क्लियर, तो यहां पर इसकी फ्लक्स पहले वाली में चेंज आई तो वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाली की, और एरिया किसका, पहले वाले का। मैग्नेटिक फील्ड देखो सारा केस वही चल रहा है जैसे पिछला था, बट उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी पहले वाली की थी, बट यहां पर म्यूचुअल है तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाली की है। किसका फ्लक्स है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर रिड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है, तो देयरफॉर एरिया भी इसका, फ्लक्स भी इसकी, बट मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले की। तो ये आ गया। अब
ये हो चुका है। अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, जिससे पिछला केस किया था वही पूरी चीज फिर से। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2 है। ओके, 1 है, पहले वाले की बात हो गई तो N1। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ब्लैक वाले के? N1, तो N1 ले लिया हमने। ओके, फ्लक्स आ गई। अब क्या रह गया? फ्लक्स हो गई, तो यहां से इसके साथ क्या करके चले? इसके साथ कंपेयर करेंगे, बट उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख दें, म्यू नॉट। अब यहां पर ये जो n था, अब ये n किसका था? हमने देखा यहां पर तो रिलेशन लिख दिया पहले सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाली करंट दूसरे वाले का, नंबर ऑफ टर्न्स भी इसको पैदा किया, नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके होंगे? दूसरे वाले के। इसी के नंबर ऑफ टर्न्स, जो रेड वाले के नंबर ऑफ टर्न्स थे, उसी की वजह से मैग्नेटिक करंट बहुत ज्यादा हुआ, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, तो N2 यहां पर उसका आएगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा? अभी N2I2 अपॉन L, साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एरिया क्या होगा? A1 साथ में N1। डन, क्लियर हो चुका है इतना। अभी तो यहां पर इसके साथ करें कंपेयर, तो ये फ्लक्स यहां से बनी तो ये इसके बराबर होती है। 1 2 I2 करंट के साथ करंट गया, तो रह क्या गया? अभी देखो सही, म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। क्या समझ में आया? वो केस जो हमने इंडक्टेंस वाला किया था, वहां पर था N² A अपॉन L, उसी के नंबर ऑफ टर्न्स 2 बार थे। अब दोनों के अलग अलग है, बाकी सारा सेम है। जिसके म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसके अंदर फाइंड कर उसका एरिया, अब एरिया क्या होगा? पाई छोटे वाला था R1²। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता थे, नंबर ऑफ टर्न्स एक और रिलेशन बनाना हो नंबर ऑफ टर्न्स का, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स पूरे ना दिए हो, यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स, यूनिट लेंथ के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? इसको म्यू नॉट, इसका क्या करेंगे? ब्रेक, यहां पर ऐसे, तो N1 साथ में आएगा L। ओके, N1 साथ में आएगा L, साथ में क्या है? N2 साथ में आएगा L, और यहां पर पाई R1 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? ये देखो यहां पर L, एक L के साथ एक L गया। अभी ये लेंथ के साथ किसका गया? दोनों में से देखना पड़ेगा। अभी दोनों सेम सेम थे। ओके, यहां पर दोनों सेम सेम थे, तो सेम सेम वाला चला जाएगा, और जो हमारे पास बड़ी वाली लेंथ वाला होगा, ओके, दोनों में से देखो, दोनों में से एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा होगा, तो यहां पर ये जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो ज्यादा लेंथ वाला होगा वो हमारे पास बरकरार रहेगा। याद रखना, यहां पर मैंने इसको इजी करने की वजह से क्या किया? L सेम रख दिया दोनों का, तो यहां पर भी ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बट याद रखना, एक L कैंसिल आउट होगा, और जो दूसरा L होगा जो यहां पर बचेगा, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में 2 L गिवन किए गए हो, एक सेम ना, अगर सेम किए तो सिंपल रिलेशन ये बन गया। ओके, तो यहां से भी एक L गया, और हमारे पास रिलेशन बन गया म्यू नॉट N1 N2 L साथ में पाई R1², ये रिलेशन बन गया। बट अगर आपको 2 अलग अलग से L गिवन हो, तो बच्चे आप कौन सा यूज करोगे? जो ज्यादा लेंथ वाला होगा, वो याद रखना, वो करना है हमने। ओके, क्लियर कट यहां से समझ रखना आपने, जो ज्यादा लेंथ वाला होगा वो यूज में लाए आप। क्लियर, एक बात होगी। रिलेशन हमारे पास ये बन गया। ऐसे भी होगा, टोटल नंबर टर्म्स गिवन है तो ये कर लो रिलेशन, एरिया ये लिख लेना। अगर यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो ये रिलेशन लगाकर चलो, हो गया। अब यहां पर तो इसकी वजह से ये था। अब अगर बच्चा जी उन्होंने ऐसे बोला हो कि इसके अंदर से करंट जा रहा है और इस φ2 को फाइंड करें, ये रेड वाला, इस वाला पूरा इससे ऑपोजिट चलेंगे अभी, तो ये फाइंड, अभी इसका ये फ्लक्स φ2 लेकर चलना है, तो वो कैसे करोगे? सिंपल है, जैसे ये था वही करेंगे वैसे ही। तो φ2 क्या होगा? 1 2 था, तो यहां पर आएगा 2 1, यहां पर करंट आएगा I1, इसका करंट। ओके, यहां पर क्या होगा? BL साथ में आएगा म्यू नॉट N इंटू I, तो B1 आएगा। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? म्यू नॉट N बड़े वाला,
यहां पर क्या आएगा N1 I1 अपॉन L, ये बन गया। मैग्नेटिक फील्ड पहले ने जो पैदा की वही इसके अंदर जाएगी। अब याद रखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो ब्लैक वाला जो ये था इसके अंदर से पास होगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर से जाएगी, ये जो इस नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से, ये ब्लैक वाली के नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से, ओके, तो इसी के पोर्शन से जाएगी। तो देयरफॉर अगर इसी पोर्शन से जाएगी तो ये जो जगह थी, बाकी ये जो सारी जगह, अभी ये तो इसके राइट वाले की नंबर ऑफ टर्न्स बड़ी है, तो ये जो जगह ये एम्प्टी रहेगी, ये इतनी जगह, और यहां पर ये जो नीचे नीचे वाली जगह ये भी एम्प्टी रहेगी। सो देयरफॉर जो ब्लैक पोर्शन जो छोटे वाला था इसी के अंदर से जो नंबर ऑफ टर्न्स जा रही है वही कंसिडर की जाएंगी, तो वही क्रिएट करेंगे इसके अंदर जाकर फ्लक्स। याद रखना, क्योंकि सॉलिनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, यूनिफॉर्म होती है, बाहर वाली तो नेग्लिजिबल के अमाउंट में है, तभी हमने इसके अंदर वाली ही यूज करेंगे। तो इसके अंदर वाली सिर्फ इसी के अंदर, तो इसी की वजह से अभी इसमें तो करंट है नहीं, तो वो तो फाइंड करना, तो यहां पर इसका भी करंट मैं नहीं लेकर चलूंगा, ओके, तो ये तो फाइंड करना है, ओके, यही तो हमने इंड्यूस करना होता था, ओके। तो देयरफॉर इसी ब्लैक के अंदर से जाएंगी तो ये जगह एम्प्टी बच गई, जो पास पास ऊपर में जो बड़ी बड़ी सर्कल्स थे, जो बड़े बड़े टर्न्स थे, उसकी जो बाहर वाली जगह थी छोटे टर्न से बाहर वाली, तो वो जगह एम्प्टी रह गई। तो बड़ा एरिया ये था, छोटा एरिया उसके अंदर ये था, तो छोटे एरिया के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वही कंसिडर की जाएगी, बाहर वाले एरिया और छोटे एरिया की जो बीच वाली जगह है वो बाहर नेग्लेक्ट की जाएगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, क्योंकि सॉलिनॉइड के अंदर से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होती हैं। तो ये आ गया। अब क्या करोगे, ये पोर्शन हो गया, यहां पर देखिए अभी फ्लक्स, तो φ2 क्या होगी, B2, साथ में अभी B2 है, तो यहां पर क्या होगा B1, एरिया क्या होगा A2 N2, ओके। तो यहां पर ये हो गया, तो अभी इसकी वैल्यू लिख दें B1 की, तो वो क्या होगी μ0 N1 I1 अपॉन L, ओके। एरिया क्या होगा अभी पाई R। अच्छा, अब A2 का एरिया, तो अभी देखो बेचारी A2 का एरिया लिखोगे कि A1 का एरिया लिखोगे। याद रखो यहां पर आपने डाउट में आना है, ये आपके माइंड में डाउट आएगा। अभी यहां पर मैंने लिख दिया एरिया भी लिख दिया किसका, A2 का, बट A2 का कैसे आएगा यार, फ्लक्स तो इसी पोर्शन में से चेंज होगी, क्योंकि यही पोर्शन इसका एरिया इतना है, ये पूरे नंबर ऑफ टर्न का, बट फील्ड लाइन सिर्फ इसी के अंदर से जाएंगी। सो देयरफॉर इसका पूरा एरिया नहीं कंसीडर होगा, किसका कितना कंसीडर होगा, इस छोटे वाले का एरिया है। तो यहां पर भी एरिया क्या आएगा, छोटे वाले का। याद रखना, जो एरिया यहां पर था वही एरिया यहां पर आएगा, क्लियर। तो क्या होगा अभी यहां पर R1 का स्क्वायर हो गया, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स N2 के आएंगे, किसके नंबर ऑफ टर्न्स आप रेड वाले के दिख रहे हैं। तो ये फ्लक्स किसके बराबर होगी, यहां पर देखिए फ्लक्स क्या है 2-1, साथ में I1 से I1 किया, तो M21 की वैल्यू क्या आ गई, μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L, पाई R1 स्क्वायर मीन्स एरिया। तो ये चीज पूरी बन गई, ओके। वही एरिया इसका आया, क्लियर। इस रिलेशन में लिखे तो उसको भी वैसे ही लिखेंगे, μ0 N1 N2, साथ में लेंथ बड़ी वाली लेंथ आएगी, और एरिया किसका आएगा, छोटे वाले का ही। एक एल के साथ एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखना, अभी मैं जो लास्ट बात बताऊंगा बच्चा जी, वो चीज आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। वो क्या है, ये नीचे एल है बच्चा जी, पहले दिख लो, आपको शायद नजर ना आता होगा यहां पर, तो ये नीचे एल है, नाउ क्लियर है, ओके। तो ये हो गया। अब एक याद रखना बात, यहां पर तो केस हमने लेकर चल रहे, ठीक है, एरिया एक का बड़ा एक का छोटा लिख दिया, लेंथ दोनों की सेम ले ली। अब क्वेश्चन जब आपको आएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला केस ही हो, तो उसमें दो अलग अलग से लेंथ गिवन होगी, तो लेंथ कौन सी कंसीडर करोगे यहां पर, ये जो एल लेंगे ये कौन सा लेंगे, जो लॉन्गर वाला होगा, ओके। और रेडियस कौन सा लोगे आप, एरिया किसका लेकर चलोगे, एरिया किसका लेंगे, स्मॉलर का, ओके।
मीन्स R1 स्क्वायर, जैसे यहाँ पर था। तो वहां पर भी आप स्मॉलर वाला एरिया लेकर चलोगे जब भी आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है तब। क्लियर? डन, हो गया। आज का टॉपिक भी खत्म, सेल्फ म्यूचुअल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट, उसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जाकर हम डायनमो ट्रांसफार्मर करेंगे। सो अल्टरनेटिंग करंट नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लाइफ को एंजॉय करें। स्क्रीनशॉट जरूर लेना बच्चा जी। बाय, टेक केयर।